तो इसको अगर हमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि कोड को रीयूज कैसे करना है हमें और बार बार कोड लिखना ना पड़े, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि हमें एक क्लास बनाना है और उस क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं और उस बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट को यूज़ करना है हमें और उसमें देखते हैं कि हम कैसे रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनहेरिटेंस पिक्चर, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड होता है और दूसरी क्लास जो होती है, जिस क्लास को ये चाइल्ड इनहेरिट करता है, वो हमारी पेरेंट क्लास होती है। तो लेट से ये हमारा चाइल्ड और ये हमारा पेरेंट क्लास है। तो जैसे कन्वेंशन भी सेम तरीके से ले रखा है कि पेरेंट की प्रॉपर्टी जनरली चाइल्ड्स में होती हैं, ठीक है। तो सेम तरीके पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड एक्वायर करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट चाइल्ड का। तो सेम कॉन्सेप्ट में हमारा इनहेरिटेंस काम करता है। बट ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारा कि सपोज करो एक चाइल्ड है बट वो किसी पड़ोसी की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इट मीन्स जहां पे इज ए रिलेशनशिप होगा वहीं पे इनहेरिटेंस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको और डिफाइन करने के लिए लेट्स से कि इसको हम ऐसे भी बोल कि चाहे चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास बोलें, चाहे इसको हम बोल सकते हैं लेट्स से सुपर क्लास, और इसको बोल सकते हैं बेस क्लास, या फिर ऐसे इसको बोल सकते हैं डिराइव्ड क्लास, और इसको बोल सकते हैं सुपर, जैसे बोलते हैं एक वर्ड और होता है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, पेरेंट चाइल्ड बेस एंड डिराइव्ड होता है शायद, और इसका होता है सब क्लास एंड सुपर क्लास। ये होता है सब क्लास और ये होता है सुपर क्लास। ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। तो कभी भी कोई भी इंटरव्यू में ऐसे पूछ सकता है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप में आपको इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को पूछ सकता है, या फिर सब क्लास सुपर क्लास के कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है, या डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है। तो ओवरऑल इन तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस अचीव कैसे करेंगे हम, और इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है। तो इनहेरिटेंस एक होता है हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो होता है ये आपस में जो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। दूसरा होता है मल्टी लेवल, ठीक है। तीसरा होता है मल्टीपल। चौथा एक हायरिकल भी होता है, बट वो भी एक कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कि इन सब में, तो हायरिकल भी एक तरीके से मल्टी लेवल का ही कॉन्सेप्ट होता है बट थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर। तो चलो इन सब के बारे में हम वन बाय वन देखते हैं तो प्रोबेबली ज्यादा समझ में आएगा कि इनहेरिटेंस को कैसे अप्लाई करना है जावा में और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। रीयूजेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे रीयूज हो रहा है। तो अगर कार से नहीं समझ सकते तो लेट्स से हम रियल टाइम एग्जांपल एक लेते हैं, लेट्स से टेस्टिंग, सिंपल। तो एक हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया लेट्स से टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्लास के अंदर क्या क्या फीचर हो सकता है कि टेस्टिंग क्लास में लेट्स से हमने एक मेथड डिफाइन किया पब्लिक वॉइड, एंड लेट्स से रिग्रेशन, हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, तो ये भी एक टेस्टिंग का पार्ट हो गया। तो जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया रिग्रेशन, ठीक है। और टेस्टिंग में हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, लेट्स से सैनिटी कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, एंड एक काम और कर सकते हैं लेट्स से डिफेक्ट्स, तो हम इसमें डिफेक्ट भी रेज कर सकते हैं। तो सपोज करो ये सारी हमारी टेस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज हैं, इसमें हम और भी प्रॉपर्टीज हमारी हो सकती हैं कि वे ऑफ टेस्टिंग, कितना कवरेज है, वॉट एवर सपोज करो। अब सिमिलरली अगर मैंने एक क्लास और बनाई और एक क्लास मैंने और बनाया और उस क्लास में मैंने बोला कि लेट से इस क्लास का नाम हो गया ऑटो टेस्टिंग, मतलब ऑटोमेशन से हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। अब ऑटोमेशन से भी अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो
उसमें भी क्या होगा, ये सारे फीचर्स दोबारा हमें लिखने पड़ेंगे। मतलब ऑटोमेशन से भी हम रिग्रेशन कर सकते हैं, ऑटोमेशन से भी हम सैनिटी परफॉर्म कर सकते हैं, ऑटोमेशन से भी हम डिफेक्ट रेज कर सकते हैं डायरेक्ट जीरा वगैरह को इंटीग्रेट करके। तो ये कोड मैंने अब दोबारा एक ऑटो टेस्टिंग क्लास बनाई और उसमें भी हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। और ऑटो टेस्टिंग में लेट से एक दो फीचर और भी हो सकते हैं कि पब्लिक वॉइड लेट से टेस्ट बाय मशीन। तो यहाँ पे अब क्या चीजें हो रही हैं, अगर ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे कोड डुप्लीकेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 फंक्शंस डुप्लीकेट हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है, अब अगर डुप्लीकेट कोड आप लिखते हो, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कल के डेट में अगर रिग्रेशन अप्रोच चेंज हो, रिग्रेशन में पहले हमारे पास 100 टेस्ट केसेस हमें रन करने थे, चाहे वो मैनुअल हो या ऑटोमेशन हो। हमें रिग्रेशन में 100 टेस्ट केसेस की टेस्टिंग करनी पड़ती थी, बट समहाउ उसमें 10 टेस्ट केसेस और ऐड हो गया, 110 हो गया। अब अगर जो कॉन्सेप्ट रिग्रेशन का अगर वो हमें चेंज करना पड़ा, तो यहाँ से ये भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी जाके अपडेट करना पड़ेगा। तो मतलब हमें जाके कहीं ना कहीं 2 फंक्शंस अपडेट करने पड़ेंगे। तो जब कोड ज़्यादा लिखेंगे, कोड रीयूज नहीं हो रहा है, तो मेंटेनेंस भी हाई हो जाएगा, क्योंकि जितना कोड लिखोगे उतना ही मेंटेनेंस होगा ज़्यादा। और जब मेंटेनेंस ज़्यादा होगा तो वो बल्कि होता जाएगा प्रोजेक्ट आपका, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे टाइम टू टाइम। तो फिर ऑटोमेशन वहाँ से इतना ज़्यादा वो कॉस्टली पड़ेगा कि जितने टाइम पे पहले आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को फिक्स करोगे फिर रन करोगे, हो सकता है उतने टाइम पे मैनुअल टेस्टिंग उसकी हो जाए। तब उस लेवल पे ऑटोमेशन बेनिफिट नहीं करेगा आपको। तो इस पर्पस को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि हमें इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट यूज करने चाहिए, कि हमें चीज़ों को आपस में इनहेरिट कर लेनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं क्या करूं कि इसमें रेदर देन ये 3 मेथड एडिशनल लिखने के बजाय अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे जस्ट एक एक्सटेंड कीवर्ड यूज करूं और यहाँ पे टेस्टिंग क्लास को एक्सटेंड कर लिया इसके अंदर, लेट्स से फॉर व्हाट डन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब हमने एक्सटेंड कर लिया टेस्टिंग क्लास को। तो यहाँ पे जो टेस्टिंग क्लास का कोड होगा वो ऑटोमेटिकली इस ऑटो टेस्टिंग क्लास में इनहेरिट हो गया। हमें ऐसा दिख नहीं रहा है, बट लॉजिकली जब हम ऑटो टेस्टिंग क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब हमें दिखेगा। तो लेट्स से अभी ऑटो टेस्टिंग क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं समवेयर, लेट्स से यहाँ पे, या फिर क्लास और बना लो, मेन क्लास, लेट्स से मेन क्लास। और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑटो टेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए टी इज इक्वल टू न्यू ऑटो टेस्टिंग। अब लॉजिकली क्या होगा कि यहाँ पे अगर देखो तो ए टी ऑटोमेशन टेस्टिंग क्लास में एक ही मेथड है, ऐसे हमें दिख रहा है, टेस्ट बाय मशीन। तो यहाँ पे जब ए टी डॉट टेस्ट बाय मशीन लिखेंगे तो देखो ये एक्सेसिबल है, राइट। इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि ये इसी क्लास का मेथड है। बट टेस्टिंग क्लास की जो मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन, सैनिटी एंड, अब देखते हैं कि क्या ये ऑटो टेस्टिंग क्लास से कॉल हो रहे हैं। तो एटी डॉट लेट्स से रिग्रेशन, देखो एक्सेसिबल, सेम वे एटी डॉट सैनिटी, ये भी एक्सेसिबल है। एटी डॉट डिफेक्ट, ये भी एक्सेसिबल है। जबकि ये तीनों मेथड यहाँ पे नहीं डिफाइंड है, लेकिन इंटरनली फिर भी ये एक्सेसिबल हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेस्टिंग क्लास को हमने एक्सटेंड कर लिया ऑटो टेस्टिंग में। इट मीन्स एक्सटेंड का मतलब क्या हुआ कि ये ऑटो टेस्टिंग इज ए चाइल्ड क्लास और टेस्टिंग इज ए पेरेंट क्लास। तो ये पेरेंट को चाइल्ड ने इनहेरिट कर लिया यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर करता है यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड की यूज से हम किसी भी एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं, और ये जो मैकेनिज्म होता है यही हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यू डूइंग दिस इनहेरिटेंस? कोड रीयूजेबिलिटी। ये कोड को दोबारा दोबारा ना लिख के हम एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने का बेनिफिट हो गया कि अब कल के डेट में अगर कुछ भी चेंजेस होती है सपोज में, या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी चेंजेस आता है, तो जस्ट हमें एक जगह जाके चेंज करना पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा, राइट। सेम वे सपोज करो कि मैंने एक क्लास और बनाई,
और उस क्लास का नाम हमने रख दिया सेलेनियम टूल। अब सेलेनियम टूल करके हमने बनाया, तो मतलब स्पेसिफिक ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी हम सारे काम कर रहे थे। अब एक सेलेनियम करके क्लास है, अब सेलेनियम में भी तो वही सारी चीजें हमें करनी है। तो लेट्स से टेस्ट बाय मशीन, सेलेनियम से भी हम मशीन के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, और उसमें भी हम क्या करेंगे जनरली कि ये सारे ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सेलेनियम में कोई प्रॉपर्टी अगर हमें करना है, तो लेट्स से इसके अंदर एक मेथड एडिशनल क्या हो सकता है कि दिस इज, या हम बोल सकते हैं कि ओपन सोर्स, ये टूल जो है ये हमारा ओपन सोर्स है, क्योंकि यूएफटी भी हो सकता है और भी अलग टूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये सेलेनियम। तो सेलेनियम में भी अब हमें सारी चीजें यूज करनी थी, तो रहता था अब यहाँ पे दोबारा फिर से वो सारा कोड लिखें कि टेस्ट बाय मशीन इवन जो टेस्टिंग क्लास में डिफाइंड है। इससे अच्छा क्या है कि अगर यहाँ पे हमने एक्सटेंड करके वापस से किसको एक्सटेंड करें, किससे, ऑटो टेस्टिंग से। तो ऑटो टेस्टिंग से अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो ये इसमें जनरली किस किस क्लास की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऑटो टेस्टिंग की भी आएगी एज वेल एज टेस्टिंग की भी आ जाएगी, क्योंकि ऑटो टेस्टिंग भी किससे इनहेरिट कर रखा है, टेस्टिंग को। तो लॉजिकली अब इस सेलेनियम टूल जो करके क्लास है, इसके अंदर दो क्लासेस इनहेरिट हो रखी हैं इनडायरेक्टली। तो बेनिफिट क्या हुआ कि हम कोड को nth लेवल तक ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यही जो एक्सटेंशन है इसका कि मल्टीपल लेवल तक हमें एक्सटेंड करना, ये कंसेप्ट हमारा मल्टी लेवल होता है इनहेरिटेंस। कि अब सेलेनियम जो है, सेलेनियम टूल ने ऑटो टेस्टिंग को इनहेरिट किया, ऑटो टेस्टिंग ने टेस्टिंग को इनहेरिट किया, तो ये जो अप्रोच हुआ ये हमारा मल्टी लेवल हो गया, राइट। और ये जो अप्रोच हुआ ऑटो टेस्टिंग एक्सटेंड टेस्टिंग, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो ये अप्रोच आपस में क्या हो गया, सिंगल लेवल हो गया। तो ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ। बट अगर हम सेलेनियम की बात करें, तो सेलेनियम इनडायरेक्टली यहाँ पे सिंगल लेवल है, बट कॉन्सेप्ट वाइज समझो तो ये मल्टी लेवल हो गया, क्योंकि ऑटो टेस्टिंग को जो इसने इनहेरिट किया, ऑटो टेस्टिंग ने भी किसी को इनहेरिट कर रखा है। तो ये जो अप्रोच हो गया, ऐसे जो लेवल हो गया, ये आ जाएगा आपका मल्टी लेवल के कंसेप्ट में। अब हाइकल क्या हो सकता है कि लेट्स से कि एक टूल यहाँ पे सेलेनियम हमने डाला, इसको एक्सटेंड किया, सिमिलरली हमने एक टूल और बनाया, लेट्स से टूल का नाम हमने रख दिया साइप्रेस। अब साइप्रेस भी ऐसे ही फ्री का टूल है, वो भी ऐसे ही काम करता है, बट उससे काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो साइप्रेस भी किसको एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड लेट्स से ऑटो टेस्टिंग, क्योंकि ये भी एक ऑटोमेशन टूल है। तो यहाँ पे अब साइप्रस का अलग हायरार्की बन गई एक तरीके से। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ, टेस्टिंग से, ऑटो टेस्टिंग साइप्रस, देन फिर दूसरा हायरार्की क्या बन रहा है, टेस्टिंग ऑटो टेस्टिंग सेलेनियम। तो हायरार्की चेंज हो रही है अलग अलग की। तो ये जो कॉन्सेप्ट बनता है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो अप्रोच होता है ये हायरार्किकल अप्रोच होता है। अब चौथा कॉन्सेप्ट जो बनता है वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये हो गया कि वो कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता है जावा में। जावा में मतलब इनहेरिटेंस में जनरली सपोर्ट नहीं करता कौन सा कॉन्सेप्ट, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर मान लो कि आपने एक क्लास को एक्सटेंड किया दूसरे क्लास में, तो जैसे एग्जांपल के लिए कि ए एक क्लास है, उसने एक्सटेंड किया बी को, ठीक है, या बी ने फिर एक्सटेंड किया सी को, फिर सी ने एक्सटेंड किया डी को। तो लॉजिकली क्या हो रहा है कि ए के पास बी सी डी तीनों की प्रॉपर्टीज है, लेकिन अगर हम चाहें इसी को 3 लेवल में करने के बजाय अगर हम चाहें ए एक्सटेंड्स बी कॉमा सी कॉमा डी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मतलब एक एक्सटेंड लिख के हम मल्टीपल क्लासेस को इकट्ठा इनहेरिट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दिस कि ऑटो टेस्टिंग कॉमा लेट से हमने और भी मल्टीपल क्लासेस ले लिया, लेट से टेस्टिंग व्हाटएवर, और भी जो अदर क्लासेस हैं लेट से कार, तो ऐसे हम मल्टीपल को कॉमा सेपरेटेड एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा इन एक्सटेंड का, तो मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस इकट्ठा अचीव नहीं होता है क्लास में। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट, मतलब ये जावा इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है इनहेरिटेंस में, इसलिए इसके लिए हमारे पास अनदर कॉन्सेप्ट है जावा में, इन इंटरफेस करके। तो बाय यूजिंग इंटरफेस वी
can achieve this concept. So later on we will learn about the interface, but as of now for inheritance के concept में हमें यही सारे concepts होती हैं जो हम use करते हैं. तो ये basically reusability के लिए आता है. Okay, अब हम क्या करते हैं कि आज इसमें लेट्स से ऑटो टेस्टिंग में आते हैं और सेलेनियम क्लास और इन सबको हमें कोई मतलब नहीं है एज ऑफ नाउ. तो सपोज करो कि अब दो क्लासेस के बीच में हम बात करना शुरू करते हैं. तो अभी के केस में लेट्स से कि एक ऑटो टेस्टिंग क्लास हो गई, एक टेस्टिंग क्लास हो गई. अब इसमें कुछ चीजें हम ऐसी करते हैं कि जो कॉमन हो दोनों में. सपोज करो कि इसके अंदर भी एक मेथड है, लेट्स से रिग्रेशन इसके अंदर भी था, ठीक है, और टेस्टिंग के अंदर और टेस्टिंग में भी मैंने रिग्रेशन, बट यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग है. तो यहाँ पे जो रिग्रेशन करने का तरीका है, क्योंकि ये मशीन से रिग्रेशन होगा तो ये फास्ट होगा, ठीक है. तो इसको हम कर सकते हैं ऑटो रिग्रेशन या फिर फास्ट मोड रिग्रेशन. तो क्योंकि ये मशीन रन करेगा तो इसमें टाइम कम लगेगा, बट अगर ये रिग्रेशन हम मैनुअल टेस्टिंग से करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. अब सपोज करो कि दो क्लासेस हैं, आपस में इनहेरिट हो रखी हैं, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट कर रखा है, अब दोनों क्लास में सेम मेथड है. तो अब जब हम इसको कॉल करेंगे रिग्रेशन मेथड को, अगर हम इस रिग्रेशन मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पे, तो ये किस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन. अब यहाँ पे इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेट्स से वी हैव टू क्लास ए एंड क्लास बी एंड सेम मेथड अवेलेबल इन बोथ द क्लासेस, and if we will create the object of child class and if we will call that common method, then which method we will call? तो सिचुएशन ये है कि पेरेंट का मेथड कॉल होगा कि चाइल्ड का मेथड कॉल होगा कि दोनों का कॉल होगा, और अगर दोनों का कॉल होगा तो किस ऑर्डर में कॉल होगा, समथिंग, ठीक है. तो चलो इसको रन करते हैं, तो हमें रन करने से पता चलेगा. तो रिग्रेशन जब कॉल होगा तो यहाँ पे जब रिग्रेशन कॉल होगा तो यहाँ पे लेट से मैंने लिख दिया टेस्टिंग रिग्रेशन है ये, ठीक है. तो हमें समझ में आएगा कि ये कॉल हुआ है अगर टेस्टिंग रिग्रेशन प्रिंट होगा, और अगर ऑटो रिग्रेशन प्रिंट होगा तो हमें समझ में आएगा कि चाइल्ड वाला कॉल हुआ है, ठीक है. तो चलो रन करके देखते हैं, तो फिर हमें डिटेल में पता चलेगा कि इस सिचुएशन में कौन सी मेथड कॉल होगी. तो जस्ट हमने रन किया, एरर है, तो वापस से चलते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं. तो यहाँ पे देखो कॉल हुआ टेस्ट बाय मशीन ऑटो रिग्रेशन सैनिटी. तो यहाँ पे जो रिग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो एक ही कॉल हुआ और हुआ सिर्फ ऑटो रिग्रेशन. तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या बना कि जब पेरेंट और चाइल्ड, जब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करेगी और दोनों क्लास में सेम मेथड होंगे, तो चाइल्ड का जो मेथड है वो पेरेंट को रन टाइम पे ओवरराइड करेगा. क्योंकि इस टाइम जब यहाँ हम रिग्रेशन कॉल कर रहे थे, इस टाइम पे हमें नहीं पता चल रहा है, मतलब कंपाइलर ये हमें नहीं बता पा रहा है कि कौन सा रिग्रेशन मेथड एग्जीक्यूट होने वाला है. ये डिसीजन कौन ले रहा है? जेवीएम. तो जेवीएम जो भी डिसीजन लेता है, जो भी एक्शंस परफॉर्म करता है, वो रन टाइम होता है. तो इसीलिए इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग. अभी जैसे हमने पॉलीमॉर्फिज्म का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ओवरलोडिंग, वैसे उस पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा टाइप है ओवरराइडिंग. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये ओवरराइडिंग मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म कैसे है. क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए है कि पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि सेम क्लास में सेम नेम से मल्टीपल मेथड होना, राइट. तो मतलब मल्टीपल फॉर्म्स जहाँ पे आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट ही पॉलीमॉर्फिज्म हो गया. अब वही अगर सेम क्लास में होता है तो ओवरलोडिंग होता है. कॉन्सेप्ट चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के बीच होता है तो वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओवरराइडिंग. बट दोनों क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि मल्टीपल फॉर्म्स हैं कि चाइल्ड क्लास में भी सेम मेथड है और पेरेंट क्लास में भी सेम मेथड है, दोनों के नेम सेम है. तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट अब क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म का. बट पॉलीमॉर्फिज्म में दूसरा टाइप कौन सी है? ओवरराइडिंग, मतलब जिसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. तो ओवरराइडिंग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जब ये कॉल होगा तो हमेशा चाइल्ड वाला ही मेथड कॉल होगा और ये बैकग्राउंड में पेरेंट के मेथड को ओवरराइड कर देता है, इसलिए इसको ओवरराइडिंग भी बोलते हैं.
और रन टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डिसीजन कौन लेता है, आपका जेवीएम करता है। और इसको डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रन टाइम पे ही चीजें हमें पता चलती हैं कि कौन सा मेथड इसके साथ बाइंड करेगा, तो ये डायनेमिकली डिसाइड होता है, तो इसलिए इसको हम डायनेमिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अब पॉलीमॉर्फिज्म का, कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप का होता है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। अब यहाँ पे ये बहुत ज्यादा डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग हमेशा कब होगा? सेम क्लास में। सेम क्लास में सेम नेम से अगर हम मल्टीपल मेथड बनाते हैं तो दैट सिचुएशन जो होगी वो हमारी ओवरलोडिंग होगी। बट उसमें चीजें क्या होगी कि सिग्नेचर चेंज होगा, मतलब पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स हमेशा डिफरेंट होंगे। और ओवरराइडिंग हमेशा कहाँ पे होगा? जब पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होगा, मतलब इनहेरिटेंस के सिचुएशन में ही ओवरराइडिंग होगी, जब सेम मेथड हमारा पेरेंट और चाइल्ड दोनों में हो। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि दोनों मेथड का सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों में सेम टाइप के आर्गुमेंट होने चाहिए। क्योंकि चाइल्ड में भी सेम आर्गुमेंट होने चाहिए, कि चाइल्ड में भी अगर आपने कोई आर्गुमेंट पास किया, लेट्स से इंट ए, यहाँ पे ऑटो टेस्टिंग के अंदर, राइट, तो ये मैंडेटरी होगा कि आपको पेरेंट में भी पास करना पड़ेगा, तभी ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होगा। अदरवाइज अगर आपने पेरेंट में पास नहीं किया, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बन गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपके पास कंपाइलर डिसाइड कर लेगा किसको कॉल करना है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं कि ये भी कॉल कर सकते हो और विदाउट नंबर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग समझ में आ गया आपको। अब दूसरा कॉन्सेप्ट एक और आता है इसके अंदर, कि ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के केस में कि हमेशा जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये चाइल्ड क्लास के ही मेथड को पहले कॉल करेगा। ओके, अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर ये मेथड स्टैटिक होता तो, अब यहाँ पे अगर ये दोनों मेथड जो हैं अगर ये स्टैटिक होंगे तब क्या ओवरराइडिंग होगा? अब इंटरव्यू और अदर क्वेश्चंस, ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, ये पूछते हैं वो कि ठीक है ओवरराइडिंग आपने कर लिया, अगर वो दोनों मेथड अगर स्टैटिक होंगे तो क्या ये ओवरराइडिंग होगा? नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि अगर दोनों मेथड स्टैटिक होंगे तो ये कॉन्सेप्ट होता है ओवर हाइडिंग का। मतलब इंटरनली क्या करेगा ये जेवीएम कि पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड ना करके ओवर हाइड करेगा, मतलब हाइड कर देगा। और इस केस में रन तो चाइल्ड ही होगा, बट बैकग्राउंड का जो प्रोसेस है जावा का वो क्या करेगा, इसको इस मेथड को हाइड करेगा। इसलिए इस कंसेप्ट को ओवर हाइडिंग भी बोलते हैं। तो समटाइम इंटरव्यूअर ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इसलिए कंसेप्ट आपका अपना क्लियर होना चाहिए कि ओवर हाइडिंग कब होगा और ओवर राइडिंग कब होगा। ओवर राइडिंग जब स्टैटिक नहीं होगा तो हमेशा ओवर राइडिंग होगा, जब वही मेथड स्टैटिक होंगे तो ओवर राइडिंग हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि सपोज करो कि पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर था। अब कंस्ट्रक्टर भी अभी हम यहाँ पे बनाते हैं कि लेट्स से पब्लिक, और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें सेम नेम देना पड़ता है जो मेथड का नेम होता है। तो लेट्स से दे, ठीक है। अब क्या, इसको हमने लिख दिया टेस्टिंग। अब जैसे यहाँ पे टेस्टिंग बनाया, अब अगर मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमारे पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो पहला क्वेश्चन फिर से इंटरव्यूअर पूछेगा कि जो पेरेंट और चाइल्ड को आपने एक्सटेंड किया, पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का और चाइल्ड क्लास को कॉल कर रहे हैं, तो क्या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर क्या होता है, ऑटो ट्रिगर, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वो कॉल हो जाएगा। बट आपको यहाँ पे लग रहा है कि हम तो ऑब्जेक्ट बना नहीं रहे हैं इस क्लास का टेस्टिंग का, हम तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऑटो टेस्टिंग का। तो लॉजिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे आप इसको रन करोगे तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग करके प्रिंट हुआ, लेट्स से इसको चेंज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर लिखा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मतलब हमने कॉल नहीं किया, हम टेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, फिर भी कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो रहा है। अब क्यों कॉल हो रहा है इसका रीजन वो पूछ सकता है। तो पहले उसने पूछा क्या कॉल होगा कि नहीं होगा, तो हमें बोलना है कि होगा। ठीक है,
क्यों होगा? क्योंकि हमने कॉल तो किया नहीं उसको, क्योंकि टेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो फिर कॉल कैसे? तो इस हो गया क्योंकि ये जो एक्सटेंड कीवर्ड्स है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इनहेरिट जब कर रहा होगा, तो कौन सा अप्रोच यूज कर रहा होगा इनहेरिट करने के लिए? तो इंटरनली ये क्या कर रहा होगा, एक्सटेंड कीवर्ड इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, और फिर चाइल्ड क्लास में ये तभी इनहेरिट कर पा रहा होगा। तो जब इंटरनली ये ऑब्जेक्ट बना रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उसका टेस्टिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर ट्रिगर होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई टेस्टिंग का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ट्रिगर क्यों हो रहा है। ठीक है, अब अनदर कंसेप्ट फिर से यहाँ पे बनता है, ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशन यहाँ पे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर एक काम करते हैं कि लेट्स से ऑटो टेस्टिंग के अंदर जाके यहाँ पे भी हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक, और ये हो गया ऑटो टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर। अब एक अनदर कंसेप्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑटो टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर। अब ऑटो टेस्टिंग कंस्ट्रक्टर भी, अब मतलब दोनों क्लास में कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट क्लास के भी कंस्ट्रक्टर है। तो अब इंटरव्यू फिर पूछेगा कि अगर चलो पेरेंट क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर है, तो अब बताओ इस सिचुएशन में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? तो अभी तक आपके पास दिमाग में था कि अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट का तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो ही रहा था, बट चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर हो गया, तो आपको लगेगा कि क्योंकि कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी यही होती है कि जब भी ये क्लास इन्वोक होगी, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये भी कॉल होगा। अब ये फिर पूछेगा इंटरव्यूअर कि दोनों में से ऑर्डर कैसा होगा, कि पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर, पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि पहले टेस्टिंग वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जब जब आप इसको रन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे देखो, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। फिर दोबारा इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि ऐसा क्यों हो, कि ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, तो प्रेफरेंस पहले इसको मिलनी चाहिए, इसके कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब तक इस लाइन में वो रीड करता है, उससे पहले एक्सटेंड रीड करेगा वो, और एक्सटेंड के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट होता है कि वो टेस्टिंग को इन्वोक कर रहा है, तो टेस्टिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है पहले, और तब जाके ये इसका कोड रीड हो रहा है। तो मतलब ये कोड रीड होने से पहले इनिशियली वो एक्सटेंड रीड कर रहा है, जिसकी वजह से पहले पेरेंट क्लास के बिहेवियर को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर चाइल्ड पे आता है। ठीक है, तो ये पेरेंट चाइल्ड के कॉन्सेप्ट में हो गया। अब फर्दर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग क्लास के अंदर लेट से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसको बना देते हैं, कि लेट से इंट ए करके एक इसके अंदर पैरामीटर इसको चाहिए। जैसे इसको एक पैरामीटर चाहिए अब टेस्टिंग को, अब यहाँ से ऑटो चाइल्ड क्लास में एरर आना शुरू हो गया। अभी तक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर था, तो सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन जैसे पेरेंट को कंस्ट्रक्टर हमने पास किया, कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास किया, उसे चाइल्ड क्लास में प्रॉब्लम आ गई। अब यहाँ पे कर्सर लेके जाओ तो देखो क्या एरर देता है। अब ये क्या कर रहा है, इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर टेस्टिंग इज अनडिफाइंड। तो मतलब इसको चाहिए कि एक वैल्यू, क्योंकि ये टेस्टिंग सुपर, इसको अब वैल्यू पास करने के लिए, मतलब इस टेस्टिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर को वैल्यू कौन सप्लाई करेगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, राइट। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा सुपर, और इसमें वैल्यू पास लेट से 5 या कोई भी, क्योंकि उसको इंटीजर चाहिए, यहाँ से ये हम सप्लाई करेंगे तब एरर खत्म होगा। तो इसका मतलब जब ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, पेरेंट को वैल्यू चाहिए अगर, तो वो कौन देगा, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर हमें कोई भी पैरामीटर पास करना है, तो वो चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पैरामीटर देना, राइट। तो अगर सिमिलरली यहाँ पे 2 पैरामीटर चाहिए एंड बी, तो ये चाइल्ड का काम है, तो चाइल्ड इसको सुपर में कॉमा लगा के इसको 2 पैरामीटर ये पास करेगा। अब सपोज करो ये दोनों पैरामीटर भी मैंने हार्ड कोडेड किया, अगर हमें इसको भी वापस लाना होता कि इसको भी हमें डायनेमिक करना है, तो यहाँ से हमें क्या लिखना होगा, लेट से इंट एक्स इंट वाई, और लेट से इसको अपना भी खुद का चाहिए कुछ, तो इंट जेड। तो अब ये क्या करेगा, एक्स वाई पेरेंट को पास कर दिया, और जेड अपने
लिए रख लिया कि इसको भी कुछ काम होगा। तो इस केस में ऐसे ये सुपर का कंसेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे इंटरव्यूअर कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर। तो सुपर और दिस दोनों का यूज जनरली हम कंस्ट्रक्टर में करते हैं। और कंस्ट्रक्टर में क्यों करते हैं? क्योंकि दिस मतलब हो गया कि करंट क्लास का जो वेरिएबल है उसको रीइनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, तो इसलिए हमें वहाँ दिस कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और वही अगर सुपर क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं, क्योंकि सुपर कीवर्ड डिनोट्स द सुपर क्लास, मतलब पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास में अगर हमें किसी चीज को कॉल करना है, मतलब वैल्यू सप्लाई करना है, तो वी विल यूज द सुपर कीवर्ड। सिमिलरली एक चीज और भी होती है इनमें चीजें, कि अगर हमें इस मेथड के अंदर, लेट्स से इस मेथड के अंदर सुपर क्लास का मेथड कॉल करना है, तब भी हम यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो एक मेथड के अंदर दूसरा अगर मेथड कॉल करना हो तो यहाँ पे सुपर डॉट लगाओगे, तो सुपर का जैसे डिफेक्ट या फिर सुपर का हमारा हो गया सैनिटी, तो ये सुपर क्लास के सारे मेथड्स आ रहे हैं, इनको हम कॉल कर सकते हैं। तो सुपर डॉट ऐसे लिखे। अब आप सोचोगे कि अगर इसको डायरेक्ट ऐसे लिखें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर इस क्लास में भी होता तो इसलिए अगर जब भी आपको सुपर का कॉल करना होगा तो उस केस में आपको सुपर कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। और यही चीज अगर सेम क्लास में यहाँ पे भी होता तो यहाँ पे दिस लिखते हैं, दिस डॉट सैनिटी, तो मतलब सेम क्लास की सैनिटी। तो दिस भी इसलिए काम कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक्सटेंडेड है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर। अब एक तीसरा वर्क अराउंड, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे कि सपोज करो कि आपके पास पेरेंट में भी ओवरराइडिंग में कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि आपके अंदर दो मेथड है जो कि रिग्रेशन, जो ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ओवरराइडिंग हटा देते हैं, लेट्स से टेस्टिंग में से भी स्टैटिक हटाओ, तो ये कॉन्सेप्ट बन गया ओवरलोडिंग का। अब ओवरलोडिंग में अब इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि हमारे पास अभी जो कंसेप्ट इसका है वो ऐसा है कि जैसे ही कॉल होगा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रिग्रेशन को कॉल करेंगे, उस केस में क्या होगा, हमेशा रिग्रेशन चाइल्ड का ही कॉल होगा, मतलब यही वाला ऑटो रिग्रेशन ही हमेशा चलेगा क्योंकि ये पेरेंट को ओवरराइड कर रहा है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि हम दोनों मेथड को यूज कर पाए? या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हमें यहाँ पे चाइल्ड वाले को नहीं कॉल करना, हमें पेरेंट वाले को कॉल करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, तो पेरेंट वाले को कॉल करना है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको बंद करना पड़ेगा। फिर आप क्या करो, इसके अंदर आप पेरेंट वाले मेथड को कॉल कर लो, सुपर डॉट रिग्रेशन। तो ये क्या करेगा, एक्चुअल में कॉल तो ये होगा, लेकिन अंदर का जो लॉजिक होगा वो जो इस मेथड में लिखा होगा वो रन होगा। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंट क्लास के अंदर का जो इम्प्लीमेंटेशन है इस मेथड में वो रन होगा एक्चुअल में। और अगर आपको दोनों को रन करना है तो इसको भी अनकमेंट कर दो, और यहाँ पे इस मेथड का अपना इम्प्लीमेंटेशन होगा कि जो भी मेथड का कोड इसके अंदर होगा तो दोनों चलेंगे इस केस में। तो पेरेंट वाला भी मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा आराम से, उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कोड लिखा है वो भी एग्जीक्यूट होगा, और चाइल्ड के भी केस में ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसे ये काम करेगा। तो ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है सारे, और ऐसे घुमा फिरा के वो कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे। तो पॉसिबल जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस की वो मैंने सारे आपको बताए। तो ऐसे सोचोगे तो कम से कम 15 क्वेश्चंस उसमें से निकलेंगे, और वो कहीं से भी कैसे भी घुमा के आपको पूछ सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में रखो कि क्या है कैसे है। ठीक है, यूज कम होगा रियल टाइम पे ऑटोमेशन में, बट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा ये। सर इसको सुपर डॉट रिग्रेशन यहीं से कॉल करना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको ऑटो टेस्टिंग का कर रहे हो। तो जब भी डायरेक्ट कॉल करोगे और बाय डिफॉल्ट हमेशा यही कॉल होता रहेगा, क्योंकि यही ओवरराइडिंग की कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑटो टेस्टिंग की बना रहे हो बाय डिफॉल्ट यही मेथड कॉल होगा। अगर सेपरेट वैसे करना है तो आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो कि मेन क्लास में जाके सेपरेटली आप टेस्टिंग का क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना लो। अब टेस्टिंग क्लास
कई सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस केस में अब सारी चीजें जो कॉल होंगी वो टेस्टिंग क्लास की होंगी, बट ये इनहेरिटेंस को उस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो विद इन इनहेरिटेंस अगर ये सारी चीजें अचीव करनी है तब की बात हो रही है, इसको पैरामीटर भी देना पड़ेगा, लेट्स से समथिंग। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया, किसी को कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, क्योंकि याद रखना ये क्वेश्चन जरूर, इसमें से कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। ये जैसे कंस्ट्रक्टर है, या फिर स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर आपका इनहेरिटेंस है, या फिर आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, याद रखना इनमें से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कभी भी हर एक इंटरव्यू में। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली, मतलब जितने अच्छे से हो सके दिमाग में रखो, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज कम होगा बट इंटरव्यू में पूछा जरूर जाएगा थियरेटिकली। ओके, तो नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं उस प्रिंसिपल की। और हाँ, रही बात इसके रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन, इसके रियल टाइम जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्सटेंड वगैरह का, वो हम फ्रेमवर्क में करेंगे कि कैसे कोड रीयूज करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। तो वो बाद में आपको और डिटेल में समझ में आएगा कि ये चीज एक्सटेंड हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कोड हम रीयूज क्यों कर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉलीमर्फ। तो लेट्स से ये सारे डेली एरर थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक्सटेंडेड है। अब इसने ऑटोमेशन टेस्टिंग को एक्सटेंड कर रखा है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग को 3 पैरामीटर चाहिए, कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर, इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ से ले जाओ, ऐड कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ये कंसेप्ट ले लेगा। सेलेनियम टूल करके एक अपने आप कंस्ट्रक्टर बनाया, ये 3 पैरामीटर उसको चाहिए थे ऑटो टेस्टिंग को, और सुपर लगा के उसने ये तीनों वैल्यू पास कर दिया, ठीक है ना। इसलिए ये एरर दे रहा था। साइप्रस जो है हमने डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं किया। तो ये हमने कंसेप्ट यूज किया इनहेरिटेंस, और हमारा ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग भी कवर हो गया, एंड ओवर हाइडिंग भी कवर हो गया। अब एक नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं उसके, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका काम है इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन का काम क्या होता है? अब इनकैप्सुलेशन का जैसे जनरल एग्जांपल होता है कि इसका काम क्या होता है, बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको यूज करते हैं, कि जैसे रियल एग्जांपल होता है इनकैप्सुलेशन का लॉगिन आप करते हो तो सिस्टम में सक्सेसफुली लॉगिन कैसे करते हो? तो जब आप वैलिड यूजर आईडी एंड वैलिड पासवर्ड डालते हो तभी आप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेकंड इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल ये होता है कि लेट्स से आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो, तो चेंज पासवर्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो इन चेंज पासवर्ड में क्या होता है कि आपके पास 3 फील्ड्स होती हैं, कि पहले आप करंट पासवर्ड डालो, फिर न्यू पासवर्ड डालो, फिर न्यू पासवर्ड 2 बार डालो रिपीट करने के लिए कि मैच करे वो, राइट। तो वहां पे वही बंदा पासवर्ड चेंज कर सकता है जिसको करंट पासवर्ड पहले पता होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का। ऐसे जनरल में अगर आप थियोरेटिकली पढ़ोगे बुक वगैरह में, तो जैसे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि एटीएम मशीन से पैसे निकालना, क्योंकि उस करते हैं कि लेट से कि पहले हम इनकैप्सुलेशन नहीं करते, नॉर्मल बिहेवियर में काम करते हैं, और उसके बाद लेट से फिर हम करते हैं दूसरा कंसेप्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि लेट से पहले काम करते हैं प्राइवेट, लेट से नेम, emp नेम, और प्राइवेट ये स्ट्रिंग ले लो, और इसको भी ले लिया लेट्स से int सर। 2 वेरिएबल बनाया, 1 मिनट
थैंक यू संजीव, याद दिला दिया यार, म्यूट पे था। ठीक है, ओके। तो फिर हम बात क्या कर रहे थे, आई थिंक इनकैप्सुलेशन की। ओके, तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए लेट्स से कहीं पे ऑप्शन आता है इक्लिप्स में, डायरेक्ट ये मेथड लिख देता है हमारा। इसको सेलेक्ट करके आता है क्या, राइट क्लिक, एक शॉर्टकट भी होता है। तो ये क्या करता है, इससे रिलेटेड जो मेथड्स होते हैं ना, वो अपने आप लिख देता है। सुपर क्लास जनरेट गेटर एंड सेटर, तो सोर्स में जाना है और यहाँ पे लिखना है जनरेट गेटर एंड सेटर। जैसे क्लिक करोगे यहाँ से ये ऑप्शन पूछेगा और ये दोनों वेरिएबल के गेटर सेटर अपने को इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जस्ट हमें जनरेट पे क्लिक कर दो, तो ये अपने आप मेथड बना के हमें दे देते हैं। तो ये जो कंसेप्ट होता है, मतलब ये अभी हमें मैन्युअली लिखना पड़ता, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट हमने लॉजिक यूज कर लिया। मतलब तो ये हमारा मेथड्स खुद बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल था ना, कंट्रोल जेड करो, ओके, वापस से जाओ, सोर्स एंड गेटर एंड सेटर जनरेट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट हो गया गेटर एंड सेटर। तो मतलब ये हो गया कि लेट्स से एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि अभी मैं इसको प्राइवेट से पब्लिक करता हूँ, पब्लिक किया, तो ये आपका कंटेंट है। एक्चुअल में इस क्लास में देखा जाए तो एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो सबको नहीं जानना चाहिए, कि हर कोई ये दोनों इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता इकट्ठी, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से चेंज होना चाहिए, कि सबको ये नहीं पता चल सकता कि आपकी सैलरी कितनी है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि अभी चूंकि ये पब्लिक है, तो पब्लिक होने का मतलब ये हो गया कि इसको कोई भी चेक कर सकता है, इसकी वैल्यूज प्रिंट कर सकता है, समथिंग। लेट्स से सपोज करो इसमें मैंने डिफॉल्ट नेम दे दिया, लेट्स से संजीव, ठीक है, और यहाँ पे इनकी सैलरी भी मैंने डिफाइन कर दी 2 lakhs पर मंथ। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ से मैंने क्या किया कि इनकी सैलरी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने सीधे सीधे टेस्टिंग क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, इनकैप्सुलेशन enc इज इक्वल टू न्यू इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और मैंने संजीव की सैलरी मुझे देखनी थी, तो enc डॉट सैलरी ले लिया और साथ में इनका नेम भी प्रिंट करा लिया। तो डेटा मैं इनका यहाँ से चोरी कर लिया, enc डॉट एम्प्लॉय नेम। अब मैंने रन किया, क्योंकि सब कुछ पब्लिक था, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली कि इनका नाम ये था और इनकी सैलरी कितनी है, मुझे पता चल गया, जबकि मुझे कोई ऑथराइजेशन नहीं पूछा इसमें। तो यहाँ से क्या हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच। अब सिक्योरिटी पुट करने के लिए हमें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको हमें कभी भी पब्लिक नहीं रखना चाहिए। तो इनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट होता है वो कैसे काम करता है कि हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ से पब्लिक की जगह पे हमेशा हमें प्राइवेट करना चाहिए वेरिएबल्स को। जहाँ पे भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होंगे उन इंफॉर्मेशन को हमें डायरेक्ट पब्लिक ना रख के क्या करना चाहिए, प्राइवेट। तो जैसे यहाँ पे आपने प्राइवेट किया, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये दोनों का एक्सेस बंद हो गया, अब कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, पहली चीज। तो बट प्राइवेट करने से क्या हो गया कि चलो अब इसको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन लेकिन को जो ऑथराइज बंदा हो एटलीस्ट वो तो एक्सेस कर पाए। मान लो कि कंपनी के एचआर या आप या आपका मैनेजर, एटलीस्ट इनको तो एक्सेस होना चाहिए ना आपकी सैलरी का। तो अब हमें अगर प्राइवेट कर दिया तो सिर्फ आप तक ही विजिबल अभी है, ना तो एचआर को भी नहीं पता और आपके मैनेजर को भी नहीं पता। लेकिन ऐसे हमें नहीं करना है, हमें सोल्यूशन डिजाइन कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट मैनेजर को और एचआर को बताना है, ये 2 लोग ही सिर्फ लेकिन जान पाएंगे और तीसरा बंदा कोई
नहीं जान, जब तक आप बताओगे नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशंस को प्राइवेट कर, तो इसी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने के लिए हम मेथड्स यूज करते हैं। कि मेथड मतलब हर एक वेरिएबल का एक गेटर मेथड है, गेट, जैसे एक ईएमपी नेम है तो गेट ईएमपी नेम, सेट ईएमपी नेम, मतलब कोई भी बंदा आपका एम्प्लॉय को गेट कर सके और सेट कर सके। दूसरी चीज, आपकी सैलरी भी गेट कर सके, सैलरी भी सेट कर सके। इसका मतलब सैलरी की इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, सैलरी की इंफॉर्मेशन चेंज भी कर सकता है। बट ये सारी चीज कौन करेगा? जो ऑथराइज्ड हो, राइट। तो लेट्स से कि अब मैंने सैलरी के केस में जाके यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि इफ जो सैलरी गेट भी और सेट भी, कि सैलरी जो चेंज करने का राइट वो सिर्फ एचआर के पास है, और सैलरी गेट करने का राइट्स एचआर और क्या बोलते हैं, मैनेजर दोनों के पास है। तो इसके अंदर लेट से मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि इफ मैं लेट से हार्ड कोड कर रहा हूं, ठीक है, यूजर डॉट इक्वल्स, अब यहाँ पे लेट से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसको यहाँ से पब्लिक रखो, पब्लिक स्ट्रिंग लेट से यूजर, सिंपल है। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग यूजर रखा, और यूजर में हमने बता दिया कि अगर यूजर डॉट इक्वल्स, ठीक है, कौन आता है, लेट से मैनेजर समथिंग, ठीक है, तो वो सैलरी देख भी सकता है। तो यहाँ से मैंने दो कंडीशन बनाता हूँ, एक तो मैनेजर और दूसरा एचआर। लेट से एचआर, दो ही लोग सैलरी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया इसको रिटर्न, और बाहर भी रिटर्न हमने कराया नल, नहीं, अगर इसको हटा दो तो ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इसको रिटर्न चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर सकते हैं। रिटर्न 0 भी करा सकते हैं, बट ठीक है, रिटर्न 0 ही करा दो। तो यहाँ पे अगर ये मिल गया, ये कंडीशन ट्रू हुई तो एक्चुअल सैलरी रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अब सैलरी को हमने, ये था गेट का कंसेप्ट। सिमिलरली सेट के कंसेप्ट में भी मैंने ये कंडीशन लगाया कि अब सैलरी कौन चेंज कर पाए। अब मैनेजर भी सैलरी चेंज करने के राइट्स लेट से नहीं है, सैलरी चेंज करने के राइट्स सिर्फ एचआर के पास है। तो सेट कौन कर सकता है, सिर्फ एचआर। अब अब क्या होगा, अब जब हम इसको कॉल की, ये मेथड प्राइवेट है, तो पहले तो चीज ये एक्सेस बंद है। अब एक्सेस करने के लिए अगर एक नॉर्मल यूजर जाएगा, अब अगर वो करे कि sys डॉट आउट कर enc डॉट समथिंग, पहले आपने सपोज करो आपने अपना यूजर पास किया कि लेट से enc डॉट यूजर, आपने अपनी आइडेंटिटी दी कि लेट से आई एम जेस, ठीक है। अब सेम इंफॉर्मेशन अब यहाँ से जा रही है enc डॉट गेट सैलरी। अब देखो सैलरी हमें मिलती है कि नहीं, रन करके देखो जी, क्योंकि आप ऑथराइज पर्सन उसके लिए नहीं हो, सिस्टम में ऐसा डिजाइन हो रखा है सिस्टम, राइट। अब यही अगर पर्सन मैनेजर होता तो, अब देखते हैं, सैलरी दिख गई उसको, समझ में आ रहा है। तो ये एक कंसेप्ट है, तो ये एक कंसेप्ट, ऐसे वैल्यू चेंज करनी है अगर हमें, तो लेट्स से कि अभी सैलरी चेंज करनी है और फिर गेट करना है, तो क्या मैनेजर सैलरी चेंज कर सकता है, लेट्स enc डॉट सेट सैलरी, सेट सैलरी लेट्स से 5 लाख। अब मैनेजर ये बंदा है और सैलरी चेंज करने की कोशिश है, तो क्या वो सैलरी चेंज होगी तो वो गेट कितना करता है,
तो 2 ही लाख हो रहा है, मतलब सैलरी ये चेंज नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ये HR हो तो देखो ये क्या सैलरी चेंज करके गेट कर सकती है। करो, इसको 0 दिख रहा है, क्यों? गेट सैलरी में सर ऐसा कैपिटल है। ओके, पहले बताना चाहिए था ना, HR। ओके, अब रन करो, अब इसको 5 लाख दिख रहा है क्योंकि ये चेंज भी कर सकती है। तो ये एक मैकेनिज्म हो गया इनकैप्सुलेशन, मतलब सिक्योरिटी ऐड करने का कंसेप्ट हो गया कि हम अपने प्रोग्राम में सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो बाय दिस वे हम जो हमारे इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होंगे उनको बाय डिफॉल्ट प्राइवेट कर देने का मतलब वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेस पहले तो बंद हो गया, नॉर्मल यूजर के लिए सबके लिए एक्सेस बंद हो गया, अब ओनली सिलेक्टेड बंदों के लिए ही एक्सेस होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें हर एक वेरिएबल के करिस्पॉन्डिंगली गेटर एंड सेटर मेथड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब मेथड लिखेंगे तभी मेथड के अंदर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अप्रोच मैंने यूज किया, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इनकैप्सुलेशन। तो पहले तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया कि हाइडिंग द डेटा, डेटा को हाइड करना, ये कंसेप्ट हमारा क्या होता है, हाइडिंग द डेटा इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेट करना। तो जैसे सिंपल सी बात है कि इसका नाम भी इनकैप्सुलेशन ऐसे पड़ा, जो मार्केट में कैप्सूल्स मिलते हैं ना, जैसे बिकासूल वगैरह हो गया, तो उसके अंदर का जो मटेरियल्स होती हैं वो मतलब चाहे वो डायरेक्टली इटेबल नहीं होती होंगी या फिर कुछ होती होंगी कि डायरेक्ट कोई बंदा उसको खा नहीं सकता, या जो भी XYZ रीजन हो, उसको एक रैपर में कैप्सुलेट किया जाता है जिससे कि आप डायरेक्ट खा लो, आपको इंटरनल इन्फॉर्मेशन क्या आपको पता ना चले, सिर्फ आप डायरेक्ट यूज कर सको। तो वही सेम कंसेप्ट इनकैप्सुलेशन का यहाँ पे भी है कि जो उनके अंदर का इन्फॉर्मेशन है उसको रैप कर दिया गया, हाइड कर दिया। तो मतलब हाइड करने का मतलब क्या हो गया, प्राइवेट हो गया। तो प्राइवेट हो गया तो इन्फॉर्मेशन हाइड हो गई, सिमिलरली, ठीक है ना। तो और यही इन्फॉर्मेशन हाइड हो गई तो ये कंप्लीटली हाइड हो गया, लेकिन अब इसी को प्रिविलेज देना है कि किसी ऑथराइज यूजर उसको मैनिपुलेट कर सके, एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हमें गेटर एंड सेटर का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर जितने भी मेथड्स आपके वेरिएबल्स या एसेट्स जो आपके प्राइवेट होंगे, हर एक के साथ गेटर और सेटर लगा सकते हो। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको कुछ के अंदर सेटर नहीं के कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है या गेटर का नहीं लगाना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो कि भाई वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। तो ये आपके ऊपर है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे पास करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। तो ये जो पूरा एंटायर कंसेप्ट हो गया वो हमारा हो गया इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है, जिसको एक्सप्लेन करने का भी सिंपल तरीका हो गया कि एक्चुअल में डेटा जो है हमारा उसको हाइड करना ही कंसेप्ट हमारा इनकैप्सुलेशन होता है। तो पूछेगा कि इम्प्लीमेंटेशन बता कैसे, तो जो वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर एक्चुअल में हमारा डेटा होता है तो उनको हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेट कर देंगे, ठीक है। और उनको एक्सेस करने के लिए कि ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस दोज या मैनिपुलेट दोज इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हम गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो गेटर सेटर बोले तो हर एक, जैसे एम्प्लॉय नेम है तो गेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय, सैलरी है तो सेट एम्प्लॉय गेट एम्प्लॉय, गेट सैलरी सेट सैलरी। तो जरूरी नहीं कि मेथड का नाम एक्चुअली वैसे ही गेट सेट लगा के लिखो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, बट गेट सेट लगाने से समझ में आता है कि हम किस वेरिएबल पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसको प्रॉपरली आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो एनकैप्सुलेशन को, और इसमें ज्यादा कुछ ट्रिकी नहीं होता। तो यही एक अपने आप में ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा इनकैप्सुलेशन। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज सिमिलर टू इनकैप्सुलेशन इज अब्स्ट्रैक्शन, बट वो थोड़ा हटके है, वो कंफ्यूज करने वाली चीज है। तो इसके लिए मैं क्या चाहूंगा कि पहले आपने जितना कॉन्सेप्ट जावा का पढ़ लिया है, ये पहले पूरा का पूरा रिवाइज करो, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने बताए हैं सबका नोट डाउन करो, और प्रॉपर अपने हिसाब से नोट्स बना के क्वेश्चन आंसर लिख लो कि कैसे हमें एक्सप्लेन करना है चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है इस वीक का, वो नोट करो। अब अगले टॉपिक पढ़ने के लिए पहले आपको ये पढ़ के आना है। तो जितनी पीछे चीजें मैंने पढ़ाई, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, वो तो रिवाइज करना ही करना है। साथ में जो अगला टॉपिक मुझे पढ़ाना है वो है अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन पहले आपको पढ़ के आना है, तभी समझ में आएगा। और दूसरा है इंटरफेस, और तीसरा कॉन्सेप्ट है लेट्स से
एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक है और तीनों जब ये पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे सेलेनियम के। तो इसलिए इन तीनों में आपको एक बार पहले से पढ़ के आना है। और आप लोग जावा पढ़ कहाँ से रहे हो, कौन से साइट से? एनीवन? कौन जावा कहाँ से पढ़ रहा है? मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो, साइलेंस का मतलब यही हो गया। कोई पढ़ रहा हो तो बताओ कहाँ से पढ़ रहे हो आप? जावा टी पॉइंट, ओके। एनीवन एल्स? नो? बिगिनर्स, हाँ बिगिनर्स बुक, ओके परफेक्ट। तो अपने को जाना है बिगिनर्स बुक पे। बिगिनर्स बुक से ही पढ़, क्योंकि उससे अच्छा कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं है। तो बिगिनर्स बुक से जब आप पढ़ोगे, नहीं सुनाई दे रही है तुम लोग